हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए जो सेमेस्टर फिफ्थ में है और जो हमारी ये पॉलिटिकल साइंस है। यानी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज। ये जिसके भी पास बुक है उसके लिए सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस एक बुक में मैं पूरी होल बुक कवर करने वाली हूँ। यानी आपकी पूरी होल बुक में से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही मैंने इसमें लिए हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। आई नो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन बच्चों का एग्ज़ाम है। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल पाएँ। और आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, ओके। और आपको किस चीज़ की नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन के मुख्य उपागमों की पद्धति क्या है? अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है, लोक प्रशासन क्या है, इसके मुख्य उपागमों पद्धतियों की चर्चा कीजिए। यानी देखिए हमारी जो बुक ही है वो ही लोक प्रशासन है। तो ये क्वेश्चन बनना तो जाहिर सी बात है, जब हमारी बुक का ही नाम लोक प्रशासन से शुरू है तो लोक प्रशासन क्या है एटलीस्ट बच्चों को ये पता तो होना चाहिए। तो वही है, लोक प्रशासन की परिभाषा पूछी गई है। और लोक प्रशासन के जो उपागम होते हैं उसकी जो पद्धतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ ये जो है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं, इसीलिए बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है और कुछ नहीं। जहाँ आपने लोक प्रशासन देखा वहाँ आप इस क्वेश्चन को फिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोक प्रशासन को देख लेते हैं। लोक प्रशासन क्या होता है? जो प्रशासन आम लोगों के लिए किया जाता है वह लोक प्रशासन कहलाता है। यानी इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनता पर जो शासन होता है वही लोक प्रशासन है, लेकिन वो राजतंत्र ना हो, उसमें जनता द्वारा जनता पर शासन हो, वही लोक प्रशासन कहलाता है। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक हो सकता है, परंतु लोक प्रशासन व्यक्तिगत नहीं होता। अब देखिए अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है वो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों हो सकता है। एक समूह में भी प्रशासन हो सकता है और एक पूरे समाज में भी प्रशासन होता है। समूह में जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गए, और सार्वजनिक जैसे कि हमारी पूरा भारत हो गया, ये सार्वजनिक है क्योंकि इस पे लोक प्रशासन है। और जो लोक प्रशासन है वो कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रशासन है वो लोक प्रशासन है, जिसमें तीन मुख्य तत्व आते हैं हमारे प्रशासन में भी। पहला होता है हमारा कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा विधानसभा, जो इसे पूरा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि किसी भी लोक प्रशासन को चलाने के लिए यही तीन बॉडीज इंपॉर्टेंट होती है: कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और न्याय दिलवाना। यही तो इम्पोर्टेंट है लोक प्रशासन में। तो यही हमारे लोक प्रशासन का परिभाषा या लोक प्रशासन का जो महत्व है उसको कह सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन की परिभाषा, अब देखिए लोक प्रशासन इतनी बड़ी व्यवस्था है या इतना बड़ा है तो उसको अलग अलग लोगों द्वारा परिभाषित भी तो किया जाएगा। देखिए अगर कभी भी कोई भी परिभाषा होती है तो वो हमेशा अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग थिंकरों द्वारा दी गई होती है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो हमेशा जो इनकी थॉट होते हैं या इनकी जो परिभाषाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। अब आप ही देखिए, अगर मैं किसी मुद्दे पर अपने थॉट देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप अपने विचार बताइए, तो हम दोनों के ही विचार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं सिमिलर भी होते हैं। तो यही है, परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। अब लोक प्रशासन के ऊपर किस किस ने परिभाषाएं दी हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है लूथर गुलिक के अनुसार, लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। वह मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका की शाखा से संबंधित है, वह सरकार का कार्य किया जाता है। यानी जो लूथर गुलीक हैं उनके अनुसार जो प्रशासन है वो शासन से संबंधित है, और जो शासन है वो मुख्य रूप से कार्यपालिका से संबंधित है। और इनकी जो डेफिनेशन होती है वो समझी जा सकती हैं, पर उन्हें एज इट इज़ ही लिखना होता है क्योंकि हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी ही डेफिनेशन एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी होगी। आप अपने एग्जाम के लिए 2 या 3 याद कर सकते हैं, यहाँ मैंने 4 लिखी हैं।
नेक्स्ट है हमारे E.N. ग्लैंडर के अनुसार लोक प्रशासन में लोक पदाधिकारों के समस्त कार्य मिलते हैं जिनका संबंध प्रशासन है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रशासन हो अथवा क्लर्क का कार्य है। यानी देखिए इनके अनुसार क्या है, जो पद अधिकार हैं वो लोक प्रशासन में होता है, यानी लोक प्रशासन में लोगों को पद दिए जाते हैं और जो प्रशासन में कार्य करते हैं वही लोक प्रशासन कहलाते हैं। मैं या आप अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप लोक प्रशासन के कार्यान्वयन में आएंगे कि हाँ आप उसमें भागीदार हैं, पर मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं आपको सिर्फ टीच करती हूँ। तो ये लोक प्रशासन में इनका कहना है जो भी हमारे दफ्तर का या फिर जो भी हमारे कार्य होते हैं जो सरकार से डायरेक्ट संबंधित होते हैं वही लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन करना है जिसे सार्वजनिक हित संभव हो सके। यानी इनके अनुसार लोक प्रशासन की जो परिभाषा है वो ये है जहां सार्वजनिक हित को बढ़ावा दिया जा सके वही लोक प्रशासन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे वुडरो विल्सन के अनुसार, आपको पता होगा वुडरो विल्सन कौन है। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए भी हेल्प करी थी, यानी इन्होंने ही सुझाव दिया था राष्ट्रीय संघ का बनाने के लिए। ठीक है, प्रशासन विधि अथवा कानून के विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वयन करने का नाम है। विधि को कार्यान्वित करने में प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक है। यानी इनका मानना है वुडरो विल्सन का कि जो लोक प्रशासन है वो विधि के अनुसार होता है, एक कानून की विस्तृत क्रमबद्धता होती है। ऐसा नहीं है कहीं से भी स्टार्ट हो गया कहीं भी कुछ भी कर दिया, नहीं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं, तो वही लोक प्रशासन है। आई होप आपको ये सारी ही जो 4 परिभाषाएं या इनकी जो लोक प्रशासन के ऊपर परिभाषाएं दी गई हैं आपको इनमें से 2-3 याद कर लेनी है और आपको उसमें से एग्जाम में लिखना है, जिससे क्या होगा आपका जो पेपर होगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और आपके जो चांस हैं पेपर मार्क्स के वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारा लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम, यानी अब हम इसके जो अध्ययन करते हैं उसके क्या क्या उपागम हैं अब हम उनको देखने वाले हैं। पहला है हमारा दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम के अंतर्गत देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, दार्शनिक उपागम के अंतर्गत क्या होता है, ये जो अभी है उस पर इतना ध्यान नहीं देता बट जो फ्यूचर में होना चाहिए उसकी बात करता है, हमेशा आगे की बात करता है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस चीज पर ये दार्शनिक उपागम टिका हुआ है। इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है, यानी जो भी हमारे प्रशासनिक जो भी हमारा शासन चल रहा है उसकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। मानव उपागम पर आधारित है, यानी ये जो है ये मानव उपागम पर आधारित है कि किस तरह से मानव सोचता है या मानव की क्या विचारधारा है, ये मानव पर भी ध्यान देता है। और इसके जो समर्थक हैं वो प्लेटो हैं और प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है कि हाँ मैं इसका समर्थक हूँ या किस तरह से है। और हमारे देश की बात बोलें तो और इसमें स्वामी विवेकानंद भी इसके समर्थक हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो उपागम है वो है कानूनी उपागम। ये कानून पर बल देता है, कानूनी चीजों पर ध्यान देता है। कानूनी उपागम किसी भी देश का संविधान का अध्ययन करना, यानी उसके संविधान का अध्ययन करना कि क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए और किस तरह से कार्य होना चाहिए, ये इस बात पर ध्यान देता है। कानूनी ढांचे का अध्ययन करना चाहिए, यानी ये कहते हैं कि जो हमारा कानूनी ढांचा है जिसमें हमारी नीतियां वगैरह हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए ताकि हम शासन को अच्छी तरीके से चला सकें। शांति और कार्यों का अध्ययन करना चाहिए, यानी जितनी भी हमारी शांति हैं कार्य हैं, जो हमारी शांति से रिलेटेड चीजें हैं कार्य होते हैं उन सभी का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके, उसका विकास हो सके। और इसके समर्थन में आप लिख सकते हैं जो इनका समर्थन देते हैं, यानी कानूनी उपागम का जो समर्थक हैं वो हैं फ्रैंक जे गुडनाव, ये इसके समर्थक हैं, यानी आप इनका नाम समर्थक के रूप में लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक उपागम। देखिए ऐतिहासिक उपागम का अर्थ ही ये है कि हमें इतिहास के बारे में जानना, हम जो इतिहास में गलती कर चुके हैं या हमने इतिहास को पढ़ना, इतिहास का अध्ययन ही करना ऐतिहासिक उपागम में आता है। क्योंकि हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी थी या फिर हमने कहीं ना कहीं वो चीजें फेस करी। अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम दोबारा वही चीजें गलती करेंगे या फिर हमें पता नहीं होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे निकला जाए। तो इसलिए ऐतिहासिक उपागम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने कभी अपना इतिहास नहीं देखा, हमें पता ही नहीं होगा कि ब्रिटेन लोग आए थे, हम पे शासन किया था, कैसे हमारा कोहिनूर हीरा बाहर ले जाया गया। कोहिनूर हीरा हमारा है पर वो अब हमारे पास नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन है तो हमारा ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है,
हमारे इतिहास से। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे पता चला? हमारे इतिहास से। हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान था कि उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, कैसे पता चला? हमारे इतिहास से। हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, हमारी जो विचारधारा है, वो कैसी है? वो सर्वोपरि है। कैसे पता चला? इतिहास से। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन भी ज़रूरी होता है, ताकि जो अपकमिंग या फिर आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी टैकल किया जा सके, उनसे भी बचा जा सके। इसके जो समर्थक हैं वो हैं एल डी वाइट। ये एल डी वाइट है, ठीक है? ये एल डी वाइट है, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है दी फेरलिस्ट, ये इनकी बुक का नाम है। और एक और समर्थक हैं जो हैं कौटिल्य। कौटिल्य भी ऐतिहासिक उपागम के समर्थक हैं, और इनकी जो बुक है वो अर्थशास्त्र है। बेशक अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति के बारे में बताती है, कौटिल्य की ये बुक। और कौटिल्य की बुक सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं, वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में भी बताती है, और हमें पता चलता है कि किस तरह से उस टाइम पर रणनीतियाँ बनाई जाती थी, क्या क्या होता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा केस पद्धति। केस पद्धति उपागम जो है, उसमें क्या होता है, जो खास घटनाएं होती हैं उनका विस्तृत अध्ययन करना, यानी अगर कोई भी घटना घटी है तो उसके बारे में डिटेल में जानना कि क्या हुआ, लेकिन उसका प्रभाव पड़ना चाहिए तभी। कोई ऐसी नॉर्मली ही घटना ना हो, उसका पूरे देश पर या पर्टिकुलर एक जगह पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो, तो हम उस चीज़ को अध्ययन करके भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने, अगर आप और किसी चीज़ की भी स्टडी कर रहे हो, तो आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा। आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, और उसके वजह से हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। तो ये क्या है? ये एक केस पद्धति उपागम है, जिसकी वजह से चेंजेस करने पड़ गए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा संस्थागत दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का औपचारिक अध्ययन। यानी संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर क्या होता है कि लोक प्रशासन जो है उसका एक औपचारिक अध्ययन करना होता है, उसे सही तरीके से अध्ययन करना, उसे समझना ही संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और ये सबसे पुराना दृष्टिकोण है, ये जो है दृष्टिकोण, ये सबसे पुराना है, और भारत में लोकप्रिय भी ये दृष्टिकोण है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और बहुत टाइम से हम लोग इसे फॉलो भी करते हैं, संस्थागत दृष्टिकोण को, ठीक है? नेक्स्ट आप लोग दृष्टिकोण लिख सकते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यक्ति और समूह के वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित है। यानी ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति और समूह का जो वास्तविक व्यवहार होता है उस पर केंद्रित होता है, उस पर ही ये डिपेंड होता है। और इसकी जो शुरुआत मेनली ये मानी जाती है वो 1945 से मानी जाती है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां देखने को मिली जिसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। क्योंकि अब हम लोगों के व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, जैसे कि हिटलर हो गया, और नाज़ीवाद का उदय हो गया, फासीवाद का उदय हो गया। ये हिटलर, मुसोलिनी, ये जो हैं, इनकी वजह से ही हमने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पर ध्यान दिया कि हाँ, किसी व्यक्ति का अध्ययन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसके बारे में जानना, उसकी थिंकिंग को सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसके जो समर्थक हैं वो हैं हार्बर्ट ए सिमोन ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। यानी हार्बर्ट ए सिमोन जो हैं वो इसके समर्थक हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बताया है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हार्थन प्रयोग से है। ये हार्थन है, ओके? जो हमारा हार्थन प्रयोग हुआ था, हार्थन, आपकी बुक में दे रखा है हार्थन प्रयोग, तो ये हार्थन प्रयोग है, ठीक है? चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हार्थन प्रयोग के विशेष संदर्भ में एल्टन मियो की मानव संबंधी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यानी एल्टन मियो का जो वो हार्थन प्रयोग था, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में चर्चा करनी है। या फिर अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, एल्टन के मानव संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी एल्टन द्वारा जो मानव संबंधी सिद्धांत था उसके बारे में बताना है। अब आप ही देखिए क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है। एक तो इस ये जो सिद्धांत है इसे मेयो का सिद्धांत कहते हैं, दूसरा इसे हार्थन प्रयोग कहते हैं, और तीसरा इसे मानव संबंधित सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपके पेपर में इन तीनों में से कोई भी नाम रिपीट हो या कोई भी नाम हो, इसका मतलब ये एक ही बारे में बात कर रही है, ये एक ही क्वेश्चन है। चलिए फिर इसको देखते हैं। एल्टर के अनुसार यह सिद्धांत मानव की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित है, तथा सभी व्यक्ति की स्थिति या उसकी श्रम तथा क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके। यानी एल्टर का मानना था कि ये जो मेरा सिद्धांत है, ये हमारा जो सिद्धांत है,
ये जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति पर डिपेंड है। ये उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को दिखाता है और ये किस तरह से श्रम को बढ़ाया जा सकता है या किस तरह से किसी भी श्रमिक की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर ध्यान देता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 1929 से 1930 की महान आर्थिक मंदी के दौरान हुई थी। यानी 1929 से 1930 में जो महान आर्थिक मंदी हुई आई थी ना, वो जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था कहीं ना कहीं। तो उसी का नतीजा था ये हार्थन प्रयोग, क्योंकि उसी की वजह से हार्थन ने ये प्रयोग किया था। इसीलिए जो महान आर्थिक मंदी है ये इसकी उत्पत्ति का भी एक कारण बनी। नेक्स्ट है हमारा, एल्डर मियो ने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का विरोध किया, क्योंकि इसमें श्रमिकों को मशीन के रूप में देखा जाता था। यानी जो एल्डर मियो है, इन्होंने जो टेलर का सिद्धांत था ना, जो टेलर द्वारा दिया गया था, वो था वैज्ञानिक सिद्धांत। और वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि व्यक्ति को एक व्यक्ति न मानकर उसे मशीन के रूप में माना जाता था, कि किस तरह से उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया कि कोई भी व्यक्ति कोई मशीन नहीं हो सकता, वो एक व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति के साथ ट्रीट किया जाए, व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि मशीन की तरह। इसलिए अल्टर जो मियो थे, उन्होंने टेलर का जो सिद्धांत है वैज्ञानिक पद्धति, इसका विरोध किया था। अब आगे देखते हैं, मानव संबंधी सिद्धांत पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। यानी ये जो मानव संबंधी सिद्धांत है, बेशक ये एल्टन द्वारा दिया गया था, लेकिन इस पे भी अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। तो हम उनको देख लेते हैं किस किसने क्या क्या परिभाषा दी। पहला है हमारा कीथ डेविस, मानव संबंध प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों का कार्य स्थिति ऐसा एकीकरण है जिसमें उत्पादन व सहकारिक रूप से आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समृद्धि के साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है। यानी इनके अनुसार ये जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एकीकरण मिलता है, एकीकरण देखने को मिलता है, और वो मानव की जो मनोवैज्ञानिक होती है, सामाजिक सुदृढ़ता होती है, सामाजिक की जो व्यवस्था होती है या सामाजिक की जो भावना होती है, उसको प्रेरित करने में, उसको बढ़ाने में मदद करता है कीथन डेविस के अनुसार। ठीक है, और आपको ये परिभाषा एज इट इज ही याद करनी होती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति ये जो हैं, ये परिभाषा ये इनके द्वारा ही दी गई हैं, इन्हीं के ये विचार हैं, इसलिए आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। चलिए फिर हम आगे जो लोग हैं उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी रॉबर्ट साल्टन, कार्य व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। यानी इनका कहना था जो कार्य व्यक्तियों का अध्ययन है, यानी कार्य करते समय जो व्यक्तियों का अध्ययन है वही मानव से संबंधित है, और यही इनकी परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जॉर्ज एंटोन मियो, जिसने ये सिद्धांत बनाया, यही इनकी परिभाषा भी अब देते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे या फिर इनके बारे में कैसे पता चलता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये पहला प्रयोग इन्होंने 1923 में कपड़ा मिल में किया था। यानी इनका जो पहला प्रयोग था, ये जो था हमारा हार्थन प्रयोग, ये इनका पहला प्रयोग नहीं था, ये इनका दूसरा प्रयोग था। और जो इन्होंने पहला प्रयोग किया था वो 1923 में किया था, जो कि कपड़ा मिल में किया था, जहां उन्होंने श्रमिकों के पर विचार दिए थे, श्रमिकों को देखा था। कपड़ा मिल में जो श्रमिकों की स्थिति है उस पर इन्होंने ध्यान दिया था। अब हार्थन प्रयोग अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हार्थन संयंत्र था जहां यह प्रयोग किया गया था, इसी कारण इसे हार्थन प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो हमारा हार्थन प्रयोग है, ये इसी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये अमेरिका की एक कंपनी थी, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जिसका थोड़ा सा जो भाग था उसे हार्थन के नाम से जानते थे, और वहीं इसका प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे हार्थन प्रयोग के नाम से जानते हैं। यानी पर्टिकुलर जहां ये किया गया था उस जगह का नाम हार्थन था, इसीलिए इसे हार्थन प्रयोग के नाम से जानते हैं। हार्थन प्रयोग के अंतर्गत 4 प्रकार की प्रक्रिया रखी गई है। यानी हार्थन प्रयोग जो है वो एक से नहीं 4 स्टेपों से मिलकर बनता है। अब वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, यानी महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग किया गया था इसमें, जो हमारा 1924 से 1927 के अंतर्गत हुआ था। और ये जो महान प्रयोग है इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, एक होता है हमारा टेस्ट रूम, एक होता है हमारा कंट्रोल रूम। इस प्रयोग के अंतर्गत क्या कहा गया, जो टेस्ट रूम है उसमें कुछ महिलाओं को बिठाया गया जिसमें ज्यादा प्रकाश रखा गया, यानी वहां की जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब नॉर्मली जो होती है उससे ज्यादा थी। एक था हमारा कंट्रोल रूम जिसमें प्रकाश कम था, यानी यहाँ की जो महिलाएं थी उन्हें प्रकाश कम दिया गया, और ये देखा गया क्या प्रकाश से फर्क पड़ता है कार्य करने पर,
या फिर कार्य में जो बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस बात पर ये प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो प्रकाश है उसका कोई भी महत्व नहीं है, या फिर ये कहें कि प्रकाश से कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी के कार्य करने की क्षमता पर। उसकी कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ती है, क्योंकि दोनों ने ही, जो कम प्रकाश में काम कर रहे थे और जो ज़्यादा में कर रहे थे, दोनों की जो प्रगति थी या फिर दोनों की जो गति थी वो सामान्य थी। इसीलिए ये कहा गया कि जो महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग था, ये कहीं ना कहीं असफल रहा। लेकिन इसकी वजह से कुछ मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया, जैसे कि इस प्रयोग में प्रकाश को कम या ज़्यादा करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि कंपनी में मैनेजर और उसके कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। यानी इस प्रयोग की वजह से हमें ये तो पता चला कि प्रकाश के कम या ज़्यादा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रयोग की वजह से एक और निष्कर्ष निकला। वो ये था कि मैनेजर अगर अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करे, अच्छी तरीके से बात करे, उनकी परेशानियों को सुने, अगर वो नहीं बता रहे हैं फिर भी एक बार पूछे, तो उनके जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित होते हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छी होती है। अब अगर देखिए, मैं भी अगर किसी को हायर करती हूँ या किसी के साथ में पार्टनरशिप करती हूँ, तो अगर मैं बॉस हूँ या वो बॉस हैं, तो अगर मैं बॉस हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, अपने जो मतलब मेरे जो पार्टनर होंगे, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियोस बनाने में? क्या आपको पीपीटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या फिर आप कंफर्टेबल हैं? तो इससे क्या होगा, हमारी जो बातचीत है वो बढ़ेगी, और जो हमारा एक दूसरे के प्रति अ, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे कि आप ही देख लीजिए, अब हायर वायर छोड़िए, आप ये देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ। आप मुझे फीडबैक देते हैं कि हाँ मैम, ये चाहिए, या मैम आपने ये बहुत अच्छे से बताया, ये किया, वो किया। जिसकी वजह से जो हमारे बीच का जो कनेक्शन है, जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मैं सच में पहले इतनी वीडियोज़ नहीं बनाती थी, पर आप लोगों के कमेंट की वजह से, आप लोग इतना अच्छा कमेंट भी करते हैं, जो बहुत कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करता है। इसी वजह से मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत भी कर रही हूँ, इतनी सारी वीडियोज़ भी बना रही हूँ। तो ये जो चीज़ है मोटिवेट करने वाली, ये कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इसलिए जो मज़दूर होते हैं और जो मैनेजर होता है, उनके बीच में जो संबंध होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। एक-दूसरे से बातें होनी चाहिए, तभी तो संबंध अच्छा होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, तभी तो मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो बना पाती हूँ कि हाँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो पता चल पाता है। अगर हमारे बीच में संबंध ही ना हो, हमारे बीच में बात ही ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये जो संबंध होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये हार्थन प्रयोग के अकॉर्डिंग। चलिए फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पहलू देख लेते हैं, जो हार्थन प्रयोग में सेकेंड स्टेप किया गया था। नेक्स्ट है हमारा रिले असेंबली अध्ययन, जो कि हुआ था 1927 से 1932 में। यानी ये जो हमारा रिले असेंबली अध्ययन था वो 1927 से 1932 के बीच में हुआ था। कार्य करने की स्थिति को शिथिल, सूचना और शोध पूर्ण करना बनाना। यानी हमारे जो कार्य करने की स्थिति है उसे शिथिल, सुचालु और शोधपूर्ण बनाना। यानी हमारी जो कार्य करने की स्थिति है उसे अच्छा बनाने पर इसमें ध्यान दिया गया कि किस तरह से हम वहाँ की जो स्थिति है उसको अच्छा बना सकें, ताकि जो लोग हैं वो कंफर्टेबल हो सके, जो श्रमिक वर्ग है वो कंफर्टेबल होकर अपना कार्य कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव अभिवृत्ति और भावनाएं। यानी इसमें मानव अभिवृत्ति और भावनाओं पर भी एक तरीके से प्रयोग किया गया, जो कि 1928 से 1931 के बीच में हुआ था। श्रमिकों की परिस्थितियों का अध्ययन करना, 21,000 श्रमिकों पर मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दिया, श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया। यानी देखिए, अब इसमें क्या किया गया कि जो मजदूर हैं उनकी स्थिति पर अध्ययन करना, कि मजदूर क्या चाह रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, और इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने 21,000 श्रमिकों को लिया था, ताकि इसका अध्ययन किया जा सके कि किस तरह से हम श्रमिकों का ये जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं। और इसने फ़ायदा भी दिया, इसने श्रमिकों की जो भागीदारी थी उसको बढ़ा दिया, क्योंकि जब तक हम किसी भी श्रमिक की स्थिति को नहीं जान सकते, उसकी परेशानियों को नहीं जान सकते कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो जो सफलता है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा थक जाता है काम करते करते, उसे आधा घंटा मिलता है रेस्ट के लिए, पर वो आधा घंटा नहीं चाहकर वो 1 घंटा चाहता है, और उसे लगता है 1 घंटे बाद अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप उसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा देते हैं और उसे जो आराम का टाइम है वो और ज़्यादा कम कर देते हैं।
तो उससे क्या आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी? आपका जो मटेरियल है उसमें वृद्धि होगी? नहीं, वो कहीं न कहीं गिर जाएगा। अगर आप उसकी सैलरी उतनी ही रखें पर जो आराम का टाइम है वो बढ़ा दें, तो आपकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। तो इस बात पर भी इसमें ध्यान दिया गया है कि किस तरह से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग वायरिंग अवलोकन प्रयोग, जो कि हमारा 1931 से 1932 में किया गया था। इसमें 14 आदमियों को लिया गया था, 9 वायरमैन, 3 सोलेंडर, 2 इंस्पेक्टर, जिन्हें वायरिंग का काम करने के लिए दिया गया था। सामाजिक दूरी का कम करने का प्रयास किया गया था इसमें। यानी जो अब हमारा बैंकिंग वायरिंग अवलोकन था, उसमें टोटल 14 आदमियों को लिया गया, जिसको वर्गीकृत किया गया ताकि उनकी जो स्थिति है किस तरह से समझा जा सकता है और सामाजिक दूरी को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस बात पर इस पे ध्यान दिया गया ताकि जो सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तित आए और जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर पाएं और एक दूसरे के कार्य में मदद कर पाएं। यही हमारा टोटल हार्तन प्रयोग कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत ही ये पूरा ही 4 स्टेप मिलकर हार्तन प्रयोग बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं हार्तन के प्रयोग की मुख्य खोजें। यानी हार्तन प्रयोग जो है इसकी जो मुख्य खोजें हैं, यानी इसने क्या प्राप्त किया, अब हम उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्पादन में सामाजिक कारक, यानी उत्पादन में ये सामाजिक कारक को बढ़ावा देते हैं, समाज को बढ़ावा देते हैं। ये किसी व्यक्ति को मशीन के रूप में नहीं देखते, उसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उसकी स्थिति पर ध्यान देते हैं, उस पर बल देते हैं कि हाँ उसकी जो समस्या है उसको सुधारा जा सके। इसमें ये किसी भी व्यक्ति को मशीन नहीं मानते। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक प्रभाव, यानी इनका मानना है कि अगर समूह में व्यक्ति काम करे तो ज़्यादा सफल हो सकता है, इसीलिए सामूहिक प्रभाव पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उस पर सामूहिक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा इनाम और अनुमोदन, यानी इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इनाम या फिर अनुमोदन किया जाता है तो उसकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो क्षमता होता है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरी जो कंडीशन है कि हाँ मुझे इतना पढ़ाना है तो वो चीज़ बढ़ जाती है कि नहीं मेरे स्टूडेंट ये कह रहे हैं तो मुझे ये भी करना चाहिए। तो इसलिए इनाम और अनुमोदन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षण, यानी हमें ये समय समय पर देखना चाहिए कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं, उसका पर्यवेक्षण करना चाहिए, उसके बारे में हमें एक बार देख लेना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है वो सही है या नहीं, और हमें रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संचार, यानी एक जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है दोनों के बीच का जो संचार है वो अच्छा होना चाहिए, दोनों के बीच की जो स्थिति है उसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि जो दोनों के बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित हो सकें। अब हम लोग देख लेते हैं हॉर्तन प्रयोग के मूल्यांकन, यानी हॉर्तन जो प्रयोग है इसकी जो मूल्यांकन है, इसकी जो कमियां हैं उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा हॉर्तन संयंत्र के सैंपल का आकार अपर्याप्त है, यानी इन्होंने जो हॉर्तन प्रयोग में जो इन्होंने सैंपल दिए थे उनका जो आकार है वो अपर्याप्त है। हम ये नहीं कह सकते वो पूरी तरीके से पूरे समाज पर लागू होता है, वह पूरे संगठन के साथ कार्य नहीं करता। यानी उन्होंने कुछ ही व्यक्तियों पर तो वो चीज़ अप्लाई करी थी कि हाँ 200 ले लिए, 300 ले लिए या फिर 1000-2000 ले लिए, पूरे समाज पर तो एक जैसी स्थिति हम लागू नहीं कर सकते। तो ये कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए सही है पर पूरे व्यक्ति या पूरे देश के लिए सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा कैरी के अनुसार इस सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार की कमी है, यानी कैरी का मानना है, ये एक विचारक है जिनका मानना है कि इस सिद्धांत में वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक जो स्थिति होती है वो नहीं है, कहीं भी ये तार्किकता की बात नहीं करता, वैज्ञानिक ढांचे पर तो ये प्रभाव ही नहीं डालता, कोई भी इसमें बिल्कुल भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता वैज्ञानिक। एंड नेक्स्ट है हमारा पीटर एफ ड्रंकर भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं तथा उसके अनुसार आर्थिक आयाम से नहीं जुड़ा गया है, यानी ये कहते हैं कि इस आयाम को आर्थिक आयाम के साथ तो जोड़कर ही नहीं देखा गया। किसी भी समाज की प्रगति के लिए या किसी भी समाज के लिए आर्थिक आयाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही इस सिद्धांत पे छोड़ दिया गया। एंड नेक्स्ट है यह सिद्धांत बस प्रबंधन समर्थक है, यानी ये माना गया कि ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ प्रबंधन पर बल देता है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से किसी भी संगठन को चलाया जाए, संगठन का जो विरोधी संगठन जो है उसके विरोध में रहता है कि किस तरह से बस मैनेजमेंट को देखा जाए, किस तरह से मैनेज करना है, क्या करना है, बस ये मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है और कुछ नहीं। तो यही आपका हार्तन प्रयोग जो है यहाँ पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुलीक और उर्वरक
द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन के गुलीक और उर्वरक द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन के संयंत्र सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी गुलीक और उर्वरक ने जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी है उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, लोक प्रशासन के सशस्त्र सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो लोक प्रशासन है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और जो लोक प्रशासन है वो गुलीक और उर्वरक द्वारा ही दिया गया है। तो अगर इनका भी नाम आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सशस्त्र अथवा पारंपरिक सिद्धांत, यानी लोक प्रशासन को हम सशस्त्र सिद्धांत या फिर पारंपरिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का विकास 20वीं शताब्दी के यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में ही इसका जो विकास था वो होने लग गया था। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन, सबसे पुराना सिद्धांत है लोक प्रशासन का। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं हेनरी फोयोल, लूथर गुलिक, एल.एफ. उर्वक, जे.डी. मून, फेरी पार्कर, ये सभी जो हैं ये इसके समर्थक हैं। तो आप इनके कुछ समर्थकों का नाम याद कर लीजिए ताकि आप इसमें पेपर में लिख पाएं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत पर मानव संबंध और अनौपचारिक तत्वों पर महत्व नहीं दिया गया। यानी ये जो सिद्धांत है ये मानव संबंधों को और जो औपचारिक तत्व होते हैं, जो अनौपचारिक तत्व होते हैं उन पर कोई भी महत्व नहीं दिया गया। सिर्फ ये मानव को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस बात पर ध्यान देता है, कानून पर ध्यान देता है और किसी बात पर नहीं देता। और उनके जो संबंध होते हैं उन पर भी ये ध्यान नहीं देता। अब इस सिद्धांत को निम्न कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, या फिर इस सिद्धांत में कुछ बिंदुओं के बारे में बात की गई है। पहला है हमारा औपचारिक कानून, यानी ये औपचारिक कानून के ऊपर ध्यान देता है कि किस तरह से औपचारिक कानून को, जो हमारी सरकार वाला कानून होता है, उसको बढ़ाया जा सके। संरचना पर ध्यान देता है कि किस तरह से हम संरचना को बना सकते हैं, संरचना किस तरह से होनी चाहिए किसी भी देश के लिए या किसी भी संस्थान के लिए। नेक्स्ट है हमारा नियम। ये नियम कानूनों की बात करता है कि नियम कैसे लागू होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ पर ये ध्यान देता है। एंड नेक्स्ट जो नीचे पॉइंट है वो है कार्य विभाजन। यानी हमें कार्य का विभाजन करना चाहिए कि किस तरह से हम कार्य को विभाजित करके अपने जो प्रोडक्शन है, जो अपना जो कार्य है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उस कार्य के बारे में नॉलेज ही नहीं है और आप उसे उस कार्य को करने के लिए दे दें, क्या वो कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें कार्य का विभाजन करना चाहिए, जो बेहतर है जिस चीज़ में उसे वही चीज़ करने के लिए देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है इसमें, वो है नियम। यानी हमें नियम और कानून का भी पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकें या फिर उसका जो समर्थक है उसको प्राप्त कर सकें, जो हमारा पीक पॉइंट है हम उसको प्राप्त कर सकें। तो नियम कानून भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, जो नियम है वो भी होने ही चाहिए इस चीज़ में। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिग्स एवं गुल्टेर के अनुसार, यानी हिग्स और जो गुल्टेर हैं इनके अनुसार ये क्या है। इनके अनुसार ये जो हमारा प्रशासन है वो किस चीज़ पर ध्यान देता है या किस चीज़ से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं। यह सिद्धांत मूल्यांकन व्यवस्था, तार्किक संरचना तथा विशेष स्तर पर बल देता है, अर्थात श्रमिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखता है, उन्हें केवल आर्थिक प्रेरणा से ही प्रेरित किया जा सकता है। यानी इनका मानना है कि जो श्रमिक हैं वो एक तार्किक संरचना के रूप में हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं। और इनका मानना है कि जो मानव है वो एक मशीन है, मशीन के रूप में मानव को मानते हैं और उन्हें आर्थिक मानव के रूप में ही देखते हैं कि किस तरह से हम आर्थिक प्रेरणा देकर उन्हें बल दे सकते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ाने का ध्यान देते हैं। और ये मानव को एक मशीन के रूप में ट्रीट करते हैं कि हाँ, हमें उनसे किस तरह से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए, इस बात पर भी ये ध्यान देते हैं। अब है हमारा सशस्त्रीय उपकरण की विशेषताएं, पद सौंपन। यानी जो हमारा सशस्त्रीय उपकरण की विशेषता है, इसमें जो सशस्त्रीय उपकरण है उसकी क्या क्या विशेषता है। पहला हमारा पद सौंपन, यानी हमें पद का सौंपन जो है वो अच्छी तरीके से चयन करके देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी किसी भी पद पे बिठा दिया। एक गार्ड की पोस्ट पे होना चाहिए, उसे आपने मैनेजर बना रखा है, क्या वो फिर सही से कर पाएगा कार्य? नहीं, क्योंकि उसे उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पद देना चाहिए, उसे उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग पद देना चाहिए। और फिर है हमारा कार्य विभाजन। कार्य का सही ढंग से विभाजन होना चाहिए, विकास कर सकते हैं या तभी हम विकास की ओर चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निश्चितता। यानी निश्चितता होनी चाहिए कि जिस चीज़ को आपको दिया गया है या जो चीज़ आपको सौंपी गई है वो निश्चित है, कोई टाइमलाइन होनी चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था। उसमें व्यवस्था को शामिल करना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है
कि कोई भी आ रहा है मुँह उठा के घुस गया, नहीं। एक व्यवस्था नाम की भी चीज़ होती है, तो उसमें व्यवस्था लागू करनी चाहिए, कार्य होने चाहिए। मितव्ययता, संरचना और आर्थिक मानव। मितव्ययता और संरचना पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो हमारी कार्य कुशलता होती है उसको भी बढ़ाना चाहिए। ताकि जो हमारा कार्य है हम उसको प्राप्त कर पाएँ, जो हमारी एक क्षमता है उसको बढ़ा पाएँ। इसीलिए हमें कार्य कुशलता पर भी बल देना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गुलीक और उर्वरक जो हैं उनका क्या योगदान है, अब हम उनके योगदान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनका क्या योगदान है। गुलीक और उर्वरक द्वारा 1937 में संपादित पेपर ओ थे साइन और एडमिनिस्ट्रेशन निकाला गया, यानी इन दोनों ने ही मिलकर एक पेपर निकाला गया जिसमें इस बारे में बताया गया था, और वो पेपर ये है। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसमें संगठन की संरचना को महत्व दिया गया, मानव को नहीं। यानी ये जो इन्हों के द्वारा दिया गया, इसमें संगठन की महत्वता देखी गई कि हाँ, किसी संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, किसी संगठन के बारे में कैसे करा जाए, हर चीज़ संगठन के बारे में ये आधारित है, किसी मानव पे आधारित नहीं है। यानी ये मानव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये सिर्फ संगठन को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हम उर्वरक के द्वारा देखते हैं कि ये क्या समझते हैं या फिर इनका क्या मानना है। संगठन के संबंध में मानवता तब तक अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर सकती जब तक कि संरचना को अन्य कारकों से अलग करके नहीं देखा जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में कृत्रिमता दिखाई देती है, यानी इनका मानना था कि अगर हमें मानव का विकास करना है, मानव का जो विकास है अगर हमें वो करना है, तो हमें एक संचार की व्यवस्था को बनाना चाहिए और पूरे समाज की प्रक्रिया को देखना चाहिए, ना कि एक सिंगल व्यक्ति को। अब लूथर गुलिक के अनुसार उन्होंने पोस्ट ग्रोव नाम का एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार हम इसको देखने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार पी मतलब नियम, यानी प्रिंसिपल्स, नियम होने चाहिए किसी भी समाज को चलाने के लिए। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन होना चाहिए, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एस मतलब होता है स्टाफ, यानी स्टाफ की जो श्रमिक होते हैं उनका जो स्टाफ है उसकी भूमिका होती है उसमें। नेक्स्ट है हमारा डी, निर्देश, यानी हमारे निर्देश का पालन करना चाहिए, जो भी हमें ये दिया गया है, जो भी हमारा नियम है, कानून है, जो हमें कार्य करने के लिए दिया गया है, उसे निर्देश के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है अपने अपने चले जा रहे हो, नहीं, जो आपको डायरेक्शन दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा सीओ, जिसका मानना था समन्वय, यानी समन्वय रूप से चलना है। ऐसा नहीं है अकेले अकेले चलना है या फिर कुछ नहीं करना, नहीं, उसे एक सुचारू रूप से समन्वय रूप से चलाना है। एंड नेक्स्ट है हमारा आर, आर का मतलब होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना, प्रतिवेदन देना, या फिर किसी भी चीज़ पे हमने कोई भी चीज़ बनाई है, उसमें स्टार्ट किया, उसे संगठन किया, उसको बनाना शुरू कर दिया, अब उस पर रिपोर्ट भी तो देनी चाहिए ताकि हम देख पाएँ कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, या हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, तो इस चीज़ पर रिपोर्ट भी होनी चाहिए। फिर है हमारा बजट, यानी बजट निर्धारित होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए कि अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए इतना बजट है और इसी बजट के अंदर हमें करना है और ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, इस बात पर ध्यान दिया गया। तो ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लूथर गुलिक और उर्वरक के जो विचार थे, इनकी जो आलोचना की गई थी, अब हम इनकी आलोचना के बारे में देखेंगे और किस किस के द्वारा इनकी आलोचना की गई थी। पहला है हमारा साइमन के अनुसार, यानी साइमन ने इनकी आलोचना की गई थी और इनके अनुसार क्या है, यह सिद्धांतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है बल्कि प्रशासनिक सिद्धांत अत्यंत त्रुटिपूर्ण है, इसमें व्यक्तियों का मशीनीकृत कर दिया गया है। यानी जो हमारे साइमन है उनके अनुसार कहा गया कि इस सिद्धांत में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और इस प्रशासन में जो है वो बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं, ये प्रशासन अच्छा नहीं है। और इस प्रशासन के तहत जो व्यक्ति है उसको एक मशीन के रूप में देखा गया है, मशीनीकृत कर दिया गया है, उसे व्यक्ति माना ही नहीं जाता। श्रमिकों को तो मशीन के रूप में मान लिया जाता है कि बस उनसे जितना ज़्यादा लाभ हो सके उतना लाभ कमा लो, इस तरह से देखा जाता है। तो इसीलिए जो उर्वरक और जो हमारे लूथर गिलिक हैं, इनके विचारों का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है या फिर इनके विचारों की आलोचना भी की गई, क्योंकि ये एक व्यक्ति पर ना ध्यान देकर एक समूह पर ध्यान देते हैं और ये व्यक्ति को किस तरह से एक मशीन के रूप में यूज़ कर सकते हैं इस पर ध्यान देते हैं। अब हमारा जो सशस्त्र सिद्धांत है उसकी भी पूरे की जो आलोचना की गई है उसके बारे में देखते हैं। पहला आलोचक जो हमारी पहली आलोचना की जाती है वो की जाती है अवैज्ञानिक आधार पर, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सिर्फ कह दिया गया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई इसका तार्किक आधार नहीं है, ये तर्क पे नहीं है।
फिर नेक्स्ट है हमारा वाणविकता का शिकार, यानी इसके अंतर्गत क्या मान लिया जाता है कि मनुष्य जो है वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है, अकेला पैदा हुआ है, अकेला मरेगा, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तो उसे जो वाणविकता होती है उसका शिकार होना पड़ जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और इसमें उसे एक मशीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सशस्त्र विचारधाराओं ने संगठन के जीवित रूप में ही नकार दिया, यानी जो सशस्त्र विचारधाराएं होती हैं, उनके जो संगठन होते हैं, उन्होंने जीवित रूप में ही उसे नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी एक इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है मानव के स्थान पर कार्यों को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी इसके अंतर्गत मानव को महत्व ना देकर उसकी सिर्फ कार्य को महत्व दिया गया है, बस उसके कार्य को देखा जाता है, उसके कार्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मशीन की तरह हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बस इस चीज पर ध्यान दिया गया है, ना कि किसी मानव पर। नेक्स्ट है हमारा वास्तविकता पर बल नहीं देता जो ना होना चाहिए या उस पर बल देता है, यानी ये कभी भी वास्तविकता जो है उस पर बल नहीं देता, और जो होना चाहिए ये ना नहीं है, जो होना चाहिए उस पर बल देता है, यानी ये आज जो है उस पर बल नहीं देगा, जो फ्यूचर में होना चाहिए ये उस चीज पर बल देता है। जैसे मानव है, वो कार्य कर रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा मानव कार्य कर रहा है, नहीं, इसको कैसे मशीन के रूप में कार्य करवा सकते हैं, इस चीज पर बल देता है। तो ये फ्यूचर की बात करता है, कभी भी प्रेजेंट में बात नहीं करता, तो ये भी इसकी एक आलोचना है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास प्रशासन की अवधारणा और विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए, यानी जो विकास प्रशासन है वो क्या है, उसकी जो अवधारणा है उस पर हमें ध्यान देना है, उसकी जो विभिन्न तत्व हैं हमें उनके बारे में बताना है कि उसके क्या क्या विभिन्न तत्व हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा विकास प्रशासन है, अब हम उसे एक बार उसको देख लेते हैं कि उसका जो अर्थ है, आर्थिक दृष्टि से जो विकास का अर्थ है वो क्या होता है। विकास के अर्थ को हम समझने के लिए टेक ऑफ, यानी इस वर्ड से हम समझ सकते हैं टेक ऑफ का मतलब, ये टेक ऑफ का अर्थ है कि अगर एक बार सिचुएशन संभल जाए या एक बार स्थिति बढ़ जाए, आर्थिक स्थिति बढ़ जाए, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, अगर वो शुरुआत ही नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, इसीलिए एक बार बढ़ने की ज़रूरत है, एक बार अगर वो बढ़ गई तो वो फिर बढ़ ही जाती है, तो इसीलिए टेक ऑफ की स्थिति से हम आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। या फिर आर्थिक स्थिति का जो शब्द है, आर्थिक स्थिति रूप में जो ये शब्द है उसको हम टेक ऑफ के रूप में देख सकते हैं। अब विकास प्रशासन के जो अर्थ है या उसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं कि विकास प्रशासन क्या है, या उसकी जो जो परिभाषाएं दी गई हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। देखिए, विकास प्रशासन का अर्थ ही है कि विकास के साथ प्रशासन करना, और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो भारत में किया गया था, वो भी UL गोस्वामी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम भारत में। अब इनकी जो परिभाषाएं हैं, यानी विकास प्रशासन को लेकर जो जो परिभाषाएं दी गई हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पहली परिभाषा दी गई है हमारी प्रो ए विडनर के अनुसार, विचारों में परिवर्तन कर आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाना, या इनका मानना था कि जो हमारे विचार हैं उनमें हमें परिवर्तन करके आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना चाहिए, कि हम किस तरह से अपने जो समाज हैं, अपनी जो हमारी विचारधारा हैं, हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रो माउंट गोमोरी के अनुसार अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवा में नियमित ढांचे में परिवर्तन, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो सामाजिक नियोजन है उसके जो नियमित ढांचा है उसमें हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, कि किस तरह से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर फेंसनोड के अनुसार, ये प्रोफेसर फेंसनोड है, ओके, इनके अनुसार क्या है, नवीन मूल्य एवं सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना ही विकास है, यानी नई नई जो हमारे मूल्य हैं, नई नई जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना ही हमारा विकास कहलाता है। जब तक हम नई नई अपॉर्चुनिटी को, नए नए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। पहले हम लोग स्टूडेंट जो होते थे हमेशा टीचर के सामने पढ़ते थे, पर हमें विकास का अवसर मिला, हमें टेक्नोलॉजी मिली, हमने उसका लाभ उठाया, उन लक्ष्यों को लिया, और आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो क्या है, हमारा विकास ही तो है। तो इनके अनुसार विकास वही है जब हम नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं, और वही विकास कहलाता है इनके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास प्रशासन के जो तत्व होते हैं, यानी विकास प्रशासन के कौन कौन से तत्व हैं, वो भी PV राठौर के द्वारा, यानी PV जो राठौर हैं उनके अनुसार जो विकास प्रशासन है उनके उसके क्या क्या तत्व हैं या उसके कितने तत्व हैं, अब हम उनको देख लेते हैं।
पहला है हमारा परिवर्तन उन्मुखी, यानी परिवर्तन जो होना चाहिए वो उन्मुखी होना चाहिए, सभी को समान होने चाहिए और जो परिवर्तन है वो होते रहने चाहिए, तो इसीलिए परिवर्तन उन्मुखी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संचार निष्ठता और संपूर्णता, यानी संचार निष्ठता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, ताकि जो संचार है उसकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके, उसमें परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा ग्राहक उन्मुखी, यानी जो हमारे ग्राहक हैं वो उन्मुखी होने चाहिए, ताकि जो समाज है उसमें बढ़ावा दिया जा सके और ग्राहक की जो स्थिति है उसमें ये परिवर्तन लाया जा सके। एंड नेक्स्ट है हमारा अस्थायी आयाम, यानी हमें अस्थायी आयामों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ लाई गई और फिर उसे चेंज कर दिया गया, नहीं, अस्थायी आयाम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा योजनावाद एवं समन्वय प्रयोग, यानी योजना का प्रयोग होना चाहिए, योजनाबद्धता होनी चाहिए कि किस तरह से हम योजनाबद्ध तरीके से समन्वय कर सकते हैं, अपनी जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने जो विचार हैं उनको बढ़ा सकते हैं, तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन, यानी हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कि हाँ हमारे ये लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रगतिवाद, यानी हमें प्रगतिवाद को अपनाना चाहिए, किस तरह से हम प्रगति कर सकते हैं इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी भागीदारी, यानी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा नहीं है तुम दिन रात काम करवा रहे हो, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करो कि हाँ तुम्हें इतना काम करना है लेकिन पूरे मन से करना है, जो अपनी गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है, जो अपनी कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना है, लेकिन करना इतना ही है और पूरी भागीदारी के साथ में करना है। फिर हमारा संरचनात्मक तथा नवीनता, यानी जो हमारी नई नई चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, संरचनात्मकता में विचार करना चाहिए, संरचनात्मकता में ये थोड़े बहुत परिवर्तन करने चाहिए और नई नई चीज़ों पर विचार करना चाहिए, नई नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। आई होप यहाँ ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन के अध्ययन की क्या आवश्यकता होती है तथा इसकी विकास को बताइए, यानी जो लोक प्रशासन है उसका अध्ययन हमें क्यों करना है, क्या जरूरत है लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए, हम क्यों करें लोक प्रशासन का अध्ययन, तो यही आपको बताना है। और इसका जो विकास क्रम है, यानी इसका जो विकास है वो किस तरह से हुआ। देखिए अगर हम किसी भी देश के प्रशासन को चलाने की बात करें या किसी भी देश की सरकार की बात करें तो वहाँ लोक प्रशासन का अध्ययन बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकि हम लोक प्रशासन जो हमारा प्रशासन है उसको समझ सकें, सरकार जो नीतियां बना रही है उसको समझ सकें, किस तरह से हम जो हमारा प्रशासन है वो हम पे शासन कर रहा है हम उस चीज को समझ सकें। इसीलिए लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हमें लोक प्रशासन का अध्ययन करना चाहिए। अब इसको हम किन्हीं इनके जो विकास चरण है, अब हम इसके जो विकास चरण है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसको हम विकास चरण के रूप में देख सकते हैं। अब इसकी जो विकास चरण है अब हम उनको देख लेते हैं। जो हमारा पहला विकास चरण है उसको देखते हैं। पहला जो है हमारा वो हमारा 1726 से 1887 तक है। वुडरो विल्सन को इसका जनक माना जाता है, यानी जो हमारा प्रथम चरण है उसका जो जनक है वो वुडरो विल्सन को माना जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ों में भी बढ़ोतरी की थी। तो जो लोक प्रशासन है उनका जनक भी वुडरो विल्सन को माना जाता है, क्योंकि वुडरो विल्सन की जो सोच थी वो लोक प्रशासन को बढ़ावा देने वाली थी। एंड नेक्स्ट जो हमारा द्वितीय चरण है उसको देख लेते हैं। द्वितीय चरण में आप 1927 से 1937 के बीच तक द्वितीय चरण चला और इस चरण में क्या कहा गया, इसकी शुरुआत है वो W.F. विलोवी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत से मानी जाती है। यानी इसकी जो चरण की शुरुआत है वो ये W.F. विलोवी की एक पुस्तक आई थी लोक प्रशासन के सिद्धांत पर, उससे इस चरण की शुरुआत मानी जाती है। लोक प्रशासन में सुधार की बात की गई थी, यानी जो लोक प्रशासन है उसमें इस दूसरे चरण में सुधार की मांग की गई कि हाँ हमें लोक प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है, जो जो नई नई चीज़ें हैं उन्हें ऐड करना चाहिए, किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं इस बात पर ध्यान दिया गया था। एंड नेक्स्ट आपका तीसरा चरण स्टार्ट होता है और जो तीसरा चरण है वो हमारा 1938 से 1947 तक चलता है। इसके शुरुआत 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य नामक पुस्तक से हुई। यानी जो ये वाला चरण था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक थी उससे शुरुआत को माना गया है। और इस टाइम पे लोक प्रशासन जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, बहुत ज़्यादा और सभी को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि इस टाइम जो नए नए देश थे उनका उदय हो रहा था। ये टाइम ऐसा पीरियड था जिसमें नए नए देश जो थे वो आज़ाद हो रहे थे, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला था। नेक्स्ट है हमारा चौथा चरण स्टार्ट होता है
जो कि है हमारा 1948 से 1970। इसमें लोक प्रशासन को 2 शाखाओं में बांट दिया गया, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। यानी 1970 तक आते आते लोक प्रशासन जो था वो 2 क्षेत्रों में बढ़ गया, यानी 2 शाखाओं में बढ़ गया। पहला था हमारा निजी प्रशासन और दूसरा था सार्वजनिक प्रशासन। अब जो लोक प्रशासन था, अब हम उसे 2 शाखाओं में बंटा देख सकते हैं, पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी। सार्वजनिक जो सभी के हितों की काम करता है, जैसे कि हमारी सरकार होगी। निजी यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करता है, वो कुछ ही क्षेत्रों में कार्य करता है, तो वो निजी क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्रों में ये जो था, ये हमारे पूरा शाखा बढ़ गई थी। एंड 5वां चरण है हमारा 1970 से अब तक, इसमें सुधारों पर बल दिया गया है। यानी जो हमारा 5वां चरण है वो 1970 के बाद शुरू होता है, जिसमें सुधारों पर बल दिया गया है कि किस तरह से हम लोक प्रशासन में जो सुधार हैं वो कर सकते हैं, जो इसकी त्रुटियां हैं, जो इसमें बुराइयां हैं, उसको किस तरह से बदल सकते हैं, किस तरह से हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। इसी बात पर इसमें ध्यान दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहीं फिनिश होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मुख्य चरण बताने थे और लोक प्रशासन क्या है ये बताना था, और यहाँ ये आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं हमें उनके बारे में बताना है, उनके बारे में चर्चा करनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन एक विचारधारा और दर्शन है, यह टेलर ने दिया था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंधन है ये एक तरह से विचारधारा है और एक दर्शन है जो टेलर द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं अब हम उनको देख लेते हैं। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की क्या परिभाषा है? प्रबंधन सही रूप से जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है और क्या लिखना है। यानी जो हमारे टेलर हैं उनके अनुसार कहा गया कि किसी भी कार्य को सही ढंग से और सही रूप से करने की जो प्रक्रिया है वही प्रबंधन है। हमें प्रबंधन करके चलना चाहिए ताकि जो हमारी ये सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके, किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से नहीं करना, ये इस चीज़ पर बल देता है। एंड और जो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है वो श्रमिकों के साथ साथ जो मालिक होते हैं उन पर भी समानता प्राप्त करना या फिर दोनों को समान रखना ही प्रबंधन का तरीका होता है, या प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जो श्रमिक और मालिक हैं उन दोनों के बीच में ज़्यादा जो भेदभाव है वो वाली स्थिति पैदा ना हो। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पीटर ड्रंकर के अनुसार। अब पीटर ड्रंकर जो हैं उन्होंने क्या दिया है, उनके अनुसार क्या है, इसको देख लेते हैं। पीटर ड्रंकर के अनुसार जो हमारा कार्य है और जो हमारी स्थिति है उसमें किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन या फिर किस तरह से हम अपने लाभ को कमा सकते हैं, इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है। अब हमारे वैज्ञानिक जो प्रबंधन है उसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अब उनके किस सिद्धांत को देख लेते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है कार्य संबंधित अनुवादों का सिद्धांत। यानी जो कार्य संबंधित अनुवाद होते हैं वो क्या हैं उन पर ध्यान देना। दूसरा है हमारा प्रयोग, यानी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। अगर हमें अपने जो कार्य है उसको बढ़ाना है तो कार्य संबंधी जो भी हमारे अनुमान है उन पर ध्यान देना, उन्हें अनुमानित करना कि किस तरह से हम उन्हें बढ़ा सकते हैं, उनके प्रयोग को बढ़ाना। और प्रयोग जो होता है उसको बढ़ाने के लिए हमें समय का अध्ययन करने की आवश्यकता है, थकान का अध्ययन आवश्यकता है कि व्यक्ति जो है वो थके हैं तो किस तरह से हमें अपने जो काम है उसको बढ़ाने के लिए उनको कितना टाइम देना चाहिए आराम के लिए। और गति का अध्ययन करता है कि किस तरह से हम उनकी गति को निर्धारित कर सकते हैं या किस तरह से हम उनकी गति को बढ़ा सकते हैं, इस बात पर भी ये ध्यान देता है। एंड नेक्स्ट है हमारा श्रमिक का सही चुनाव। यानी जो हमारे श्रमिक होते हैं उनका सही चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुमने किसी को भी उठाकर रख दिया कि हाँ ये तुम्हारी हेल्प करेगा ये या ये मैनेज करेगा इस सारी चीज़ को, उसको आना भी तो चाहिए। तो श्रमिकों का सही ढंग से चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी अरे गरे को उठा के कह दिया हाँ ये करेगा, अरे उसे आना भी तो चाहिए तभी तो वो करेगा। इसलिए श्रमिकों का सही चुनाव होना चाहिए। कार्यों का वैज्ञानिक वितरण होना चाहिए। यानी कार्य को वैज्ञानिक तरीके से उसका वितरण करना चाहिए, उन्हें वैज्ञानिक रूप से ये वितरण करना चाहिए, उनका बंटवारा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना। यानी जो हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन है इसकी आलोचना भी की गई है। अब इसकी आलोचना क्यों की गई है? देखिए कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हम अगर सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ये तो गलत होगा, और नेगेटिव नेगेटिव देखें ये भी गलत होगा। इसलिए आप जब भी आंसर लिखें उसके दोनों ही पॉइंट लिखिए, ताकि जो टीचर है उसको पता चल सके कि हाँ आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आप अच्छे से पढ़ कर आए हो। क्योंकि हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट
ज़रूर होता है। आप अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को जोड़ के देख सकते हैं। आपकी लाइफ में भी हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो अब हम इसकी आलोचना को देख लेते हैं, इसकी किस किस आधार पर आलोचना की गई है। पहला है, मजदूरों को यंत्र माना जाता है, यानी इसमें एक मजदूर जो होता है उसको यंत्र के रूप में मान लिया जाता है, उसको मशीन के रूप में मान लिया जाता है कि बस उससे काम ही करना है और कोई उसकी भावना, उसकी जो वो व्यक्तिगत स्थिति होती है उससे कोई भी इसका संबंध नहीं होता, बस उसे एक यंत्र के रूप में देख लिया जाता है। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मजदूरों ने इसका विरोध किया। अब देखिए, कोई भी है आपको एक मशीन के रूप में देखे, बस मशीन के रूप में, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस हैं उनकी कोई वैल्यू ना हो, तो आपको भी वो चीज़ बुरी लगने लग जाएगी, आप भी उसका विरोध करोगे। तो मशीन जो मजदूर थे उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य मुख्य अंतरों की विवेचना कीजिए। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है उसमें आपको अंतर बताना है। फर्स्ट, लोक प्रशासन जो होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए होता है। और जो निजी प्रशासन होता है वो किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा किया जाता है या कोई एनजीओ द्वारा किया जाता है, जो कि कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में ही। अब इसके जो अंतर हैं अब हम उनको देख लेते हैं। पहला है सत्तात्मक विभाजन, यानी जो सत्तात्मक विभाजन है हम उसको देख सकते हैं इसमें कैसे, एक व्यक्ति का प्रशासन, निजी प्रशासन, यानी देखिए सत्तात्मक विभाजन कैसे, अगर एक व्यक्ति है उसका जो प्रशासन है वो निजी प्रशासन हो सकता है, लेकिन जो सरकार का प्रशासन है वो लोक प्रशासन होता है, वो लोगों द्वारा लोगों पर प्रशासन होता है, इसलिए सत्तात्मक विभाजन होता है इसमें। और क्षेत्रीय विविधता होती है, यानी इनके जो क्षेत्र होते हैं उनमें विविधता देखी जा सकती है। जो निजी प्रशासन होता है उसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो लोक प्रशासन होता है उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनके उद्देश्यों में विभाजन हो सकता है, इनके जो उद्देश्य होते हैं वो विभिन्न हो सकते हैं, दोनों के उद्देश्य विभिन्न हो सकते हैं। जो निजी प्रशासन है उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो जाता है, और जो सार्वजनिक यानी लोक प्रशासन है उसका उद्देश्य लोगों का विकास करना हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरदायित्वता में विभिन्नता होती है। जो निजी प्रशासन है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, पर जो लोक प्रशासन है वो सबके प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि कोई कंपनी है, अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, या फिर वो अपनी कंपनी में से किसी को निकाल दे तो वो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। पर जो हमारा लोक प्रशासन है वो सबके प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है हमारा, कार्य प्रणाली में विभाजन, यानी जो कार्य प्रणाली होती है उसमें विभाजन देखने को मिलता है। जो हमारी निजी प्रशासन होता है उसमें कार्य जो होते हैं उसका विभाजन होता है, और उसी तरीके से हमारी जो लोक प्रशासन है उसमें भी कार्य विभाजन होते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है, तो इसमें कार्य विभाजन को भी देख सकते हैं। और दोनों की जो कार्य प्रणाली होती है वो अलग अलग होती है। जो सरकार होती है वो सबके हितों को देखकर प्रणाली बनाती है, नियम कानून बनाती है, पर निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग कार्य प्रणाली बनाती है। फिर है योजना के भविष्य में अंतर, यानी ये जो योजना बनाई जाती हैं इनके भविष्यों में अंतर होता है। कैसे, जो निजी प्रशासन होते हैं वो जो योजना बनाते हैं वो अपने लाभ के लिए योजना बनाते हैं कि किस तरह से भविष्य में लाभ कमाया जा सके, लेकिन जो सरकार होती है वो ऐसे योजना बनाती है कि किस तरह से लोगों का जो विकास है वो हो सके। तो इन दोनों की जो योजनाएं होती हैं वो भविष्य में बहुत ज़्यादा अंतर क्रिएट कर देती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, कानूनी समानता में अंतर, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कानूनी व्यवस्था होती है उसमें भी अंतर है। जो लोक प्रशासन है उसमें सभी को समान रखा जाता है, पर निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी अकॉर्डिंग चलते हैं, वो अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर लोक प्रशासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उन्हें सबको समान माना जाता है। और लोक प्रशासन में वित्तीय समानता होती है, पर निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें उसकी व्यक्ति के कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग दी जाती है। और लोक प्रशासन में सभी को समान वित्तीय दिया जाता है, सभी को समान पोस्ट वालों को, ठीक है, ऐसा नहीं है जो कर्मचारी है उसको भी सेम दिया जाएगा और आईएएस को भी नहीं, जो सेम पोस्ट के हैं उन्हें सेम वित्तीय दिया जाता है। आई होप आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का जो मुख्य अंतर है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैक्स वेबर के नौकरशाही का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है उसके बारे में बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही सिद्धांत क्या है, या किस तरह से हम मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को समझ सकते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत मिस्र, रोम, चीन के प्राचीन नौकरशाही के सिद्धांत पर आधारित है। यानी मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो मिस्र, रोम और जो चीन है इनके जो
प्राचीन नौकरशाही सिद्धांत थे, ये उस पर आधारित, ये उसी पर ध्यान भी देते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही सिद्धांत की विशेषताएं, यानी मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा विशेषज्ञता के साथ कार्य का विभाजन, यानी कार्य का जो विभाजन होना चाहिए वो उनकी विशेषता के आधार पर होनी चाहिए, वो उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं, इस आधार पर हमें कार्य का विभाजन होना चाहिए, और नौकरशाही में ऐसा ही होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा नियम द्वारा कार्यों को परिभाषित करना, यानी जो नियम कानून होते हैं उनका प्रयोग करना और उन्हीं की वजह से और उन्हीं को प्रभावित करना और उनकी परिभाषा देना, क्योंकि सरकारी कार्यों में नियम कानून को बढ़ावा दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा पदाधिकार का पद सौंपन, यानी जो हमारे पदाधिकार होते हैं उनको सही तरीके से पद दिया जाना चाहिए, उनका जो पद सौंपन होता है वो सही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कर्मचारियों को ऐसे ही कोई भी पद दे दिया, नहीं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद देना चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन करना और मूल्यांकन करना, यानी तकनीकी तरीके से हमें कर्मचारियों का चयन करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें सिस्टमैटिक वे में चयन करना चाहिए, यानी परीक्षा करवानी चाहिए, ताकि जो सही है उसी व्यक्ति का चयन हो सके, जो उसके काबिल है वही व्यक्ति उस पद पर आ सके, इसीलिए हमें परीक्षा जैसे कार्यों को करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पद के अनुसार औपचारिक संबंध, यानी पद के साथ में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो स्थापित करने चाहिए कि किस तरह से हमें औपचारिक रूप से संबंध बना सकते हैं और किस तरह से हम औपचारिक रूप से उसको बढ़ावा दे सकते हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों का नियमित वेतन, यानी हमें कर्मचारियों के नियमित वेतन पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों के लिए एक नियमित वेतन होना चाहिए ताकि जो कर्मचारी हैं वो अपने जो कार्य है उसको कर सकें, अपने जो कार्य है उसको बढ़ा सकें, किस तरह से कर्मचारी अपने कार्य को कर पाएंगे, इसीलिए उनका एक नियमित वेतन भी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। अब देखिए ये हमने मैक्स वेबर का पूरा नौकरशाही का जो सिद्धांत है उसको पॉइंट वाइज देख लिया। अब आप इसे एक ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, इसकी वजह से आपकी जो मेंटेलिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को लेकर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ आपको ये, अगर आप इसे फ्लो चार्ट के ऊपर भी बना सकते हैं पेपर में, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर आप फ्लो चार्ट के रूप में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और डू लाइक डू शेयर, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। सो प्लीज़ डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।